One small bite, one unnoticed water container, and suddenly an entire community is at risk. Yes, that's the reality of dengue. Now, dengue is a rapidly escalating global emergency. About 3.9 billion people are at risk across 129 countries, and 390 million annual infections are there, or 95 million manifesting clinically with varying disease severity. How do we categorize areas according to category A, B, and C? The category A contains hyper-endemic areas, जैसे कि Bangladesh, India, Indonesia. Here, dengue is a major public health problem, leading to the cause of child hospitalization and death. Now we'll talk about category 2 that are emerging at risk, like Bhutan and Nepal. यहाँ पे endemicity is uncertain, and Bhopal reported first outbreak in 2004, and Nepal reported its first indigenous case in 2004. Then category C are pre-endemic areas. There is currently no evidence of endemicity of dengue. Now, India's endemicity of dengue is escalating. Why this is happening? Because of rapid urbanization, seasonal peaks, and perennial transmission. By rapid urbanization, improper storage practices जो होती हैं urban areas में, क्योंकि हमारा डेंगू मॉस्किटो जो होता है वो क्लीन स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है. तो इफ़ देर इज़ improper storage, improper water management, तो that can lead to increase in breeding places of ED. That is the vector of dengue. Now there are seasonal peaks. केसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं आफ्टर मानसून, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीड करता है इन स्टेगनेंट क्लीन वाटर्स में. फॉर एग्जाम्पल टिन्स में अगर पानी भर गया, या टैंक्स में, या बिन्स में, या फिर कोई भी ऐसा डिस्कार्डेड सामान है उसमें पानी भर गया, तो दैट कैन लीड टू अ ब्रीडिंग साइट ऑफ मॉस्किटो. नाउ पेरिनियल ट्रांसमिशन की बात करें तो सदर्न स्टेट्स, गुजरात में ट्रांसमिशन इज़ नो लॉन्गर स्ट्रिक्टेड टू मानसून. यहाँ पे एक्टिव ईयर राउंड ट्रांसमिशन अब शुरू हो गई हैं. नाउ करंटली 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर करंटली एंडेमिक, और यहाँ पे इंडिया में all 4 serotypes of dengue are present. But dengue virus 1 and dengue virus 2 जो हैं वो currently widespread हैं. Otherwise सारे के सारे 4 serotypes are present. Even dengue virus 1, 2, 3 and 4. Now vector की competency of feeding behavior के बारे में बात करेंगे. तो there are 2 types of vector. One is Aedes aegypti, Aedes albopictus. Now Aedes aegypti हमारा highly domesticated होता है. ये ब्रीड करता है कंटेनर्स अराउंड द हाउस के, जो भी कंटेनर्स हैं वहाँ पे ब्रीड करेगा. नाउ एंडोफेजिक होता है और एंडोफिलिक होता है, यानी कि इंडोर्स में जनरली बाइट करता है और इंडोर्स में ही ये रेस्टिंग प्लेसेस का जो होता है इंडोर्स ही होता है. नाउ दे आर वेरी डिस्कॉर्डेंट स्पीशीज एंड वेरी नर्वस फीडर्स. मतलब इन्हें एक ब्लड मील के लिए मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल होस्ट्स को बाइट करना पड़ता है फॉर कंप्लीटिंग वन गोनोट्रोपिक साइकिल. एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि इट जनरेट मल्टीपल केसेस रैपिडली, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस क्लस्टरिंग होती है डेंगू केसेस की विद इन अर्बन एरियाज. नाउ एडीज एबोपिक्टस जो होता है दैट इज पेरिफेरल मॉस्किटो. ये पार्टली इन्वेड करता है पेरिफेरल एरियाज ऑफ अर्बन सिटीज. कनकॉर्डेंट होता है, एग्रेसिव फीडर होता है, कंप्लीट करता है एक ब्लड मील को इन वन अटेम्प्ट ऑन अ सिंगल पर्सन. इट डू नॉट रिक्वायर सेकेंड फीड. जो इसका एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि इट्स अ स्लोअर क्लस्टर्ड ट्रांसमिशन कंपेयर टू एडीज एजिप्टाई. ट्रांसमिशन डायनामिक की बात करेंगे तो जनरली जो मॉस्किटो फीड करेगा, अगर वो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा, जनरली फीमेल एडीज मॉस्किटो जो कि हेमाटोफिगस होते हैं, इफ दे बाइट ए इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग, तो मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड फ्रॉम डे बिफोर द इलनेस ऑनसेट टू 5th डे. अगर उसके इन बिटवीन पेशेंट को बाइट करेगा तो मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा. हम एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे तो वायरस जो होता है वो मॉस्किटो में इंक्यूबेट करता है फॉर 8 to 10 days. दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड. उसके बाद जो मॉस्किटो होता है वो इन्फेक्टिव हो जाता है, वो फर्दर स्प्रेड कर सकता है डिजीज आफ्टर बाइटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन. एक तो मॉस्किटो अगर एक बार इन्फेक्टिव हो जाए तो मॉस्किटो इन्फेक्टिव रहता है फॉर लाइफ. दूसरा, ये ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन भी करते हैं. जो वायरस होता है वो इनके एग्स में भी एंटर हो जाता है, डेंगू वायरस. ऑप्टिमल कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ दीज मॉस्किटोज आर 16 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 80% है और टेम्परेचर 16 to 30 डिग्री सेल्सियस है, तो दैट इज़ द बेस्ट कंडीशंस फॉर सर्वाइवल. और ये कंडीशन फ्लक्चुएट करती है विद रेन एंड वाटर स्टोरेज.
नाउ करेंटली देयर इज़ अ क्लाइमेट प्रॉब्लम ऑल्सो. अगर 2 डिग्री क्लाइमेट या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड को छोटा कर देता है. नाउ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, वो शॉर्टन कर देता है एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड को. वो फास्टर डिहाइड्रेट होता है, बाइट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करता है और इंक्रीज हो जाता है मैन और मॉस्किटो का कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन. नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है सीवियर डेंगू की. Severe dengue is caused by secondary infection of this virus. ना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, इफ़ द पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड विद, अगर हमारा पेशेंट किसी भी एक सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो ऑब्वियसली इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. वो पर्टिकुलर पेशेंट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बना देता है टू दैट स्पेसिफिक सीरोटाइप. ठीक है. तो फिर इट एलिसिट्स क्रॉस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर, पर सिर्फ फ्यू मंथ्स के लिए ये क्रॉस प्रोटेक्शन दूसरे वायरस के लिए भी एलिसिट कर सकता है. अगर हमारा पेशेंट डिफरेंट सीरोटाइप पे उसका सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ तो क्या होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ होंगी वो नए वायरस को रिकॉग्नाइज तो करेंगी पर उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगी. अब वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ एक्टिवली प्रमोट करती हैं इन्फेक्शन ऑफ हाई नंबर्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स. उनको बहुत प्रमोट करेंगी, जिसकी वजह से साइटोकाइंस, वेजो एक्टिव मीडिएटर्स एंड प्रोकोगुलेंट्स ये सारे रिलीज होने लग पड़ेंगे. सिस्टेमिक कैस्केड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन और प्लाज्मा लीकेज शुरू हो जाएगा. सीवियर प्लाज्मा लीकेज शुरू हो जाएगा जो कि हेमरेजिक फीवर शुरू कर देता है. नाउ सीवियरिटी, अब हमारे पास 4 सीरोटाइप हैं तो उन सीरोटाइप के सीक्वेंस के साथ हमारी सीवियरिटी डिजीज़ की कैसे इंक्रीज होती है वो जानते हैं. अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हमारा डेंगू 4 वायरस से हुआ है और सेकेंडरी इन्फेक्शन डेंगू 2 से हो रहा है तो 40 टाइम्स रिस्क जो है इंक्रीज हो जाता है सीवियर डिजीज़ का. अगर हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन थर्ड डेंगू वायरस से हुआ है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हमारा सेकेंड डेंगू वायरस से हुआ है, तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है 150 टाइम्स ऑफ गेटिंग अ सीवियर डिजीज़. अगर हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन डेंगू वायरस 1 से हुआ है और सेकेंडरी डेंगू वायरस 2 से हुआ है तो 500 फोल्ड रिस्क इंक्रीज हो जाता है सीवियर डिजीज़ होने का. जितने भी वायरसेस हैं सारे ही एपिडेमिक कॉज करते हैं, बट सीवियरिटी जो डिपेंड करती है वो हेविली डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि हमने अभी बात की. और ओनली 2 to 4% ऑफ ओवरऑल केसेस डेवलप सीवियर डिजीज़. जैसा कि हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि मल्टीपल डिजीजेस आइसबर्ग फिनोमेना फॉलो करते हैं, वैसे ही डेंगू वायरस हमारा भी आइसबर्ग फिनोमेना फॉलो करता है. तो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है करंटली ये शो करती है, क्योंकि 2 से 4% पेशेंट्स को ही सीवियर डिजीज़ डेवलप होती है, तो दिस इज़ डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम. ये टाइनी जो परसेंटेज है पेशेंट की, पर बहुत ही डेंजरस एपेक्स है एपिडेमिक का. नाउ जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे शो क्लासिकल डेंगू फीवर, जो कि एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, और मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल केसेस क्लासिकल डेंगू फीवर विदाउट एनी वार्निंग साइंस. पेशेंट प्रोफाइल्स जो हैं हमारे पास जो कि बहुत हाई रिस्क पे होते हैं वो एज एक्सट्रीमिटीज, बहुत छोटा बच्चा या बहुत एल्डरली, इन्फेंट्स एंड एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन हमारी हाई रिस्क में होती हैं, ओबीस पेशेंट इज मेंस्ट्रुएटिंग, ब्लड पैथोलॉजीज को भी दिक्कत होती है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वालों को भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गई, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गई. वैसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ वालों को भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर्स. दे कैन ऑल्सो, जहाँ पे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे दिक्कत हो सकती है. क्रॉनिक ऑर्गन डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इनको भी, ये भी हाई रिस्क में आते हैं. देन अगर कोई स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है या फिर नसेट यूज़ कर रहा है. डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 से 10 डेज तक होता है. ऑनसेट सडन है एंड इसमें बाइफेजिक फीवर होता है, 2 बार फीवर हो सकता है दिन में, और सीवियर हेडेक होती है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होती है, और माइल्जिया वीकनेस वगैरह आ सकती है. देन डर्मेटोलॉजिकल साइंस है, इनिशियल फ्लशिंग हो सकती है दैट कैन लीड टू फर्दर मैक्यूलोपैपुलर रैश, और रैश अपीयर होते हैं अबाउट 80% ऑफ केसेस. रैश होते हैं लाइक आइल्स ऑफ वाइट एंड सी ऑफ रेड रैश. अगर क्लासिकल प्रेजेंटेशन है तो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है. नाउ डेंगू हेमरेजिक फीवर की अगर क्रिटिकल टाइमलाइन हम देखें तो जनरली फीवर आता है 1 से 3 डेज में, हाई फीवर आएगा, बाइफेजिक आएगा, और क्लासिकल सिम्टम्स आएंगे, माइल्जिया, हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जिया. देन क्रिटिकल फेज आती है 3 से 7 डे पर. इसका ट्रिगर होता है डेफोवेंस. अब बेसिकली डेफोवेंस में क्या होता है, अचानक से जो फीवर होता है दैट गेट्स ड्रॉप्ड. तो दिस पीरियड इज़ वेरी हैजार्डियस विंडो हियर अबाउट 24 to 48 आवर्स. इसमें इंटेंस प्लाज्मा लीकेज हो सकती है,
क्लिनिकल मार्कर्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कि हीमोक्रिट बढ़ जाएगा क्योंकि प्लाज्मा लीक हो रहा है, तो ब्लड थिकन हो जाता है तो हीमोक्रिट बढ़ जाएगा। प्लाज्मा लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सारे साइटोकाइंस वगैरह एक्टिव हो गए हैं, है ना। और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक का रिस्क भी हो सकता है। नाउ रिकवरी फेज जो होती है वो 7 डे के बाद शुरू होती है। जनरली रिकवरी फेज में फ्लूइड रिजॉर्प्शन बिगिन हो जाती है, जो भी प्लाज्मा लीकेज हो गया है वो रिअब्सॉर्ब होने लग पड़ता है, एपेटाइट रिटर्न होने लगती है, और डर्मेटोलॉजिकल मार्कर्स जैसे आइल्स ऑफ वाइट एंड सी ऑफ रेड आने शुरू हो जाते हैं। सीवियर डेंगी एंड डेंगी शॉक सिंड्रोम में मैसिव प्लाज्मा लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है, या फिर सीवियर ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब शॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए पल्स प्रेशर नैरो हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20 mm ऑफ HG। परफ्यूजन इंडिकेटर जैसे कि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगी पेशेंट की, और डिलेड कैपिलरी रिफिल होगा, कैपिलरी रिफिल टाइम भी बहुत डिले हो जाएगा ना। अगर हमने केस को क्लासीफाई करना है तो देयर इज माइल्ड डेंगी, मॉडरेट डेंगी एंड सीवियर डेंगी। माइल्ड डेंगी में वही नॉर्मल सिम्टम्स और साइंस आएंगे, जैसे कि फीवर, प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कोई प्लाज्मा लीकेज नहीं होगी, है ना। तो होम में नहीं मैनेज कर सकते हैं या OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। मॉडरेट में हमारे पास वार्निंग साइंस आने लगेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, लेथार्जी, रेस्टलेसनेस, म्यूकोसल ब्लीडिंग, सिनकोप भी हो सकता है, एनलार्ज लीवर भी हो सकता है मोर देन 2 सेंटीमीटर, एसाइटिस हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, पेशेंट का हीमोक्रिट राइज कर रहा होगा और प्लेटलेट्स गिर रही होंगी। हाई रिस्क प्रोफाइल्स इन्फैंट प्रेगनेंसी या फिर क्रॉनिक डिजीज में। नाउ क्लोज मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडरेट केसेस एंड हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सीवियर डेंगी में हमारे पास क्या होगा, एक तो शॉक में जा सकता है पेशेंट, ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, एसिडोसिस हो सकती है, इसमें इमीडिएट टर्शरी केयर और इमरजेंसी रेफरल रिक्वायर्ड होता है। If you watched the video till now, give me a thumbs up and comment below.